जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 लेके आए हैं बिहार पुलिस के लिए। सेट प्रैक्टिस डेली वाइज पे चल रही है। डेली वाइज पे आपको पता ही है दोस्तों, आप लोग के कारण एक दिन में 2 सेटें चल रही हैं, तो अति महत्वपूर्ण। और आपको बताया दोस्तों, आप लोग ने बोला कि सर सिलेबस के लिए बताइए, सिलेबस क्या है, पहले की तरह है या फिर चेंजेस वगैरह हो गया। तो सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या, उसके पर आपको एक वीडियो ही बना के दे देंगे, यहाँ उसमें क्या चेंजेस हुई क्या नहीं हुई है उसमें सभी दे देंगे। आप इधर उधर ना भटकिए, आपको करेक्ट यहाँ पे सभी चीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आज का जो सेट प्रैक्टिस है आपको पता होना चाहिए, यदि आप डेली वाइज पे लगा रहे हैं। तो आज की जो है हम लोग की टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, फिर शाम में हम लोग लगाएंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। ठीक है ना, तो आपको पता है कि डेली वाइज पे 2 सेट प्रैक्टिस चल रही है। चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सेट नंबर 4 है हम लोग का। तो देखिए, आइए बना के देखते हैं कितना स्कोर रहता है आप लोग का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला इसमें बोल रहा है ना कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? कौन सा गुण है वो बताइए। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, आवेश की ध्रुवता। क्या है? आवेश की ध्रुवता वैसा वैसा आवेश है जो क्या करता है, दोनों आवेशों को विभेदित कर देता है ना। विद्युत आवेश धनात्मक होता है जब तत्व का परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। और विद्युत आवेश ऋणात्मक होता है जब तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आवेश का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? ESU है। इसे स्टैट कूलम भी कहते हैं हम लोग। 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है? तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ चित्र में ए मीटर ए का पठन 5 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर V का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का सही मान आपको बताना होगा कि क्या होगा। बताइए फिर क्या होगा R का वैल्यू। तो देख रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है क्या होता है, V इक्वल IR होता है ना। V इक्वल IR होता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, R। तो R इक्वल क्या होगा, V/I होगा, जिसमें आपका V दिया हुआ है कितना, 20 है, और I कितना दिया है, 5A/5। काटिए कितना, 4 ओम आ गया। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 4 ओम। अभी आंसर नहीं बना हमारा, 4 ओम आ गया। ठीक, क्या 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा, या निश्चित रूप से 4, या फिर 4 ओम से थोड़ा कम, या फिर 0? तो यहाँ पे देखेंगे ना कि 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। कैसे 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा कैसे आया? तो यहाँ पे आपको पता है कि 1R इक्वल 1R प्लस 1R भी होता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1/4 इक्वल 1/R प्लस 1/R भी है ना। तो जो हमेशा समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़ने वाले जो प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम होता है, अतः यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R जो है बड़ा होगा किससे, 4M से होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या था, ये हमें बताना है, यह क्या है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि V² इक्वल क्या होता है, U² - 2GH होता है ना। ये फॉर्मूला होता है V² इक्वल U² - 2GH, जिसमें V आपका क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखें कि U² इक्वल, हम लोग इधर थोड़े रॉफ साइड में बनाते हैं, U² इक्वल 2GH, ये फॉर्मूला होती है। तो U इक्वल क्या हो जाएगा, U इक्वल हो जाएगा आपका 2 × G इंटू हाइट कितना है, तो हाइट है हमारा 5 है, और हम लोग
जी को कितना लेते हैं 9.8, मतलब 10 के करीब सीधे लीजिए, ठीक है। तो सभी का वैल्यू ही रखते चलते हैं हम लोग। 10 मल्टीपल 5, इसका स्क्वायर रूट होगा क्योंकि स्क्वायर में था तो इधर रूट में आ गया, ठीक है। मल्टीपल करिए, सभी का कितना आ जाएगा 5 2 10 और 10 और एक जीरो, यानी कितना आ गया 100। स्क्वायर रूट इसका वैल्यू होता क्या है 10 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। आंसर कितना आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमारा कौन सा आंसर फॉलो कर रहा है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र और एफ कहने का मतलब कि फोकस के बीच में रखा जाता है, तब अवतल दर्पण में आकृति कैसी बनेगी ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण में कैसी बनेगी, यदि आपको सारे फॉर्मेशन याद हो अवतल दर्पण के तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको याद ही करना होगा कि हाँ कहाँ पे इसका फॉर्मेशन बनेगा। यहाँ पे जैसे सी है और ये एफ है मेरा और ये पी पोल है, तो इस दोनों के बीच में यदि रखा जाएगा ना तो पता है इसका फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, सी के बाद, मतलब अनंत और सी के बीच में बनेगा और उल्टा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाके और ये कहाँ से होते हुए एफ से होते हुए निकलेगी और ये बहुत ही बड़ा बनेगी, है ना, उल्टा बनेगी। तो देखिए कौन सा इसमें होगा, सी के बाद बनेगा, बस यही बताना था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा। अगला देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, बताइए क्या होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। करेक्ट आंसर डी बनेगा। जब दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उनके बीच की दूरी को कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रोटॉन का खोज कौन किया है, रदरफोर्ड। और प्रोटॉन कैसा कैसा आवेशित होता है, तो धन आवेशित होता है। प्रोटॉन जो है नाभिक में स्थित रहता है। नाभिक का आकार कितना होता है बताइए, 10 के पावर -15 मीटर होता है ना। नाभिक का आकार क्या होता है, 10 के पावर-15 मीटर होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं ना। नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर-10 मीटर होता है जिसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर-15 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं, पता चलेगा कौन सही नहीं है। देखिए पहला क्या है कि विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, बात तो सही है, होता है। विस्थापन जो है चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल बात सही, क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन क्या होता है, जो कैसे भी चली गई है चाल, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसी को विस्थापन कहते हैं। अब सपोज करिए यहाँ से हमने ऐसे गया और फिर ऐसे करके यहाँ पे आ गए, तो विस्थापन हमारा जीरो भी हो सकता है ना, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस होगी वो तो जीरो नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस लेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है और दूरी के बराबर भी हो सकता है, मतलब दूरी हमने इतना डिस्टेंस किया तो इतना दूरी भी हो सकता है, इसके बराबर विस्थापन भी। तो ये भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं कि जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, शून्य होता है, शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आपका मतलब सही नहीं है कथन, तो ये करेक्ट मिल रहा है। देखिए अगला क्या पॉइंट है, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है, बात तो सही है ये, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बन गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। दूसरा कह रहा है इसमें मृद लोहे क्रोड प्रयुक्त होते हैं, बात दोनों सही बोला गया है, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा, 1 और 2 दोनों। यह क्या होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। व्यवसायिक मोटर क्या होता है, व्यवसायिक मोटर जो है उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है जिससे कारण अस्थायी चुंबक को हटाकर विद्युत चुंबक प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या कि दो समान बल्ब है, 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होता है ना। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा
0.2 एम्पियर है। तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये सारे। तो बैटरी द्वारा जो क्षय ऊर्जा है मतलब पावर जो है वो कितनी है, पी इक्वल क्या होता है, V इंटू आई होता है। पता है आपको क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला। तो विभवांतर इंटू हमारा जो दिया गया है विद्युत धारा, विभवांतर कितना है, 4 है, 4 रखिए। विद्युत धारा कितना है, 0.2, यानी आ कितना जाएगा, 4 टू जाए 0.8 वाट होगा ना, इतना वाट आ गया हमारा। तो आंसर क्या बन गया, करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए आंसर क्या बनेगा इसमें। तो करेक्ट आंसर बनेगा जॉर्जेस क्लाउड, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया। और यह कब किया गया तो बता दें आपको, 1910 ईस्वी में किया गया था नियॉन लैंप का खोज। ठीक है, नियॉन एक छोटा आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में जो है कांच की एक कैप्सूल होती है जिसे नियॉन और अन्य गैस कम दाब पर भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या या व्यंजनों की संख्या या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे देखिए, कैंची कपड़ा से संबंधित है तो वैसे बताना है आपको, भाई कैंची कपड़ा से संबंधित है, वैसे ही उस्तारा दाढ़ी से है ना। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 7 व्यक्ति है, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, कह रहे तो यहाँ मतलब बैठे ना तो इधर दक्षिण की तरफ नीचे, कहने का मतलब नीचे बैठे हुए। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठे हुए। पी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 व्यक्ति हैं। तो हमने पी को यहाँ बैठा है, पी और एस के बीच में तो 1 और 2, यानी एस यहाँ पे, ठीक है, पी यहाँ पे एस यहाँ पे, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठा दिए हमने। अब बोल क्या रहे हैं कि एस और एम का निकट पड़ोसी एन है, एस और एम, एस और एम का पड़ोसी, तो एम को हमें यहाँ रखना पड़ेगा लास्ट में, तभी तो एन इसका पड़ोसी बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एन के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन के दाईं ओर, बात तो सही है, बस एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एम बैठा है। एन ओ के बाईं ओर से दूसरा स्थान पे है, ओ के बाईं स्थान से क्या है, दूसरे स्थान पे। तो देखिए एक एस और दूसरा पे ओ, ठीक है बैठा। वाई पी का निकट पड़ोसी है, वाई क्या है, पी का निकट पड़ोसी है, तो वाई को हमने यहाँ पे डाला। वाई तो इधर भी हो सकता है, निकट पड़ोसी करने का मतलब। तो अभी हमारा सस्पिशन है क्या, या तो पहला नहीं तो थर्ड पे हो सकता है वाई। अभी आगे और देखें, कह रहा है पी और एम के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और एम, अच्छा कोई बात नहीं, पी यहाँ पे है, एम और पी, इसके बीच में बता देना कितने व्यक्ति हैं। तो ये दूसरे नंबर पे लास्ट में, यानी कितने व्यक्ति हो गए, 2 और 2 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर डी बन जाएगा। अब देखिए बताना इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा, तो बताइए 2 × 4 कितना आ जाएंगे, 8, 8 सत्ते 56 आ जाएंगे, 4 3 12, 12 छक्के 72, 2 पच्चे 10, 10 चौका 40, यानी करेक्ट आंसर ए। देखिए नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, तो देखिए अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, मतलब कि आप एक तरह से कहें ना कि शराब से परहेज करने वाला, जो नहीं पीता है तो परहेज ही करने वाला, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, उसके लिए आएगा टीटो टेलर। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, इंस्टिएबल, इंसेटिएबल, इसका आपको एंटोनिम इसका उल्टा बताना है। इस ये एक एडजेक्टिव है, इंस्टिएबल, इंस्टेबल मतलब होता है जिसे तृप्त ना किया जा सके, है ना। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारा एंटोनिम,
फुलफिल्ड बनेगा। क्या बनेगा? फुलफिल्ड। यानी करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका मतलब होता है परिपूर्ण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डैश स्किन। आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर बनेगा ग्लोइंग स्किन। करेक्ट आंसर सी बनेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना है इसमें कौन सी गलत वर्ड है, तो आप देखेंगे कौन सी है इसमें। यहाँ पे देखेंगे मिसमैच, ये आपका यहाँ पे गलत है, तो इसका होना क्या चाहिए था मिसमैच का? मिसमैच इनकरेक्ट स्पेल, जबकि सही स्पेलिंग इसका होगा MISMATCH, ये होगा MISMATCH होना चाहिए, है ना। तो CHE दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन ए गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है? सम सिंपल चेंज इन ईटिंग हैबिट कैन एलिवेट नॉइश। हमें बताना है एलिविएट का क्या होगा। एलिविएट का हमें क्या बताना है? साइनोनिम। तो एलिविएट मीन्स होता है, ये एक वर्ब है, यहाँ पे होता है कम करना या शांत करना, तो इसका साइनोनिम हमारा बनेगा रिलाइव। क्या बनेगा? रिलाइव होगा, इसका मतलब ही होता है कम करना। करेक्ट आंसर ए बनेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए क्या है सेंटेंस? वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। आंसर बताइए क्या बनेगा? यहाँ पे लुक ऑन माई फेस, लुक ऑन माई फेस लिखना गलत है, लुकिंग एट समथिंग अथवा लुकिंग एट समवन्स फेस लिखना चाहिए था ना। तो इसलिए करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर लुकिंग एट माई। करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पे ये न होके क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था लुक एट समवन्स फेस होना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस? आई डैश विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। आई डैश विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास? ग्राइव। बताइए ग्राइव का हमें साइनोनिम बताना है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शोक मनाना, दुखी होना, है ना। तो इसका साइनोनिम होगा मॉर्न। क्या होगा? मॉर्न होगा, इसका मतलब ही है रोना, शोक मनाना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। तो आप देखेंगे क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये यहाँ पे शुद्ध आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन सा है, देखिए और बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य है गाय के पूंछ होती है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? किसका वर्तनी शुद्ध है बताइए। तो आप देखेंगे ज्योत्सना। करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। जो न जाना गया हो, उस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो न जाना गया हो उसके लिए अज्ञात। करेक्ट आंसर ये होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि है, त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए पहला क्या है? कोयल की, ये पहला है, कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए आंसर क्या बनेगा इसमें? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कू सुनकर। तो कू में यहाँ पे त्रुटि उसके स्थान पे कोयल की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर, कूकू नहीं बल्कि कूक सुनकर, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा।
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द आपको चयन करना है। इसका समानार्थी क्या होगा? घोड़ा का, घोड़ा का होगा है, क्या होगा? घोड़ा का है। करेक्ट आंसर ये बनेगा यहाँ पे। घोड़ा का अन्य और भी पर्यायवाची होता है, जैसे अश्व हो गया, बाजी हो गया, है ना, ये सब होता है। नेक्स्ट क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द का चयन हमें करना है। डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए हैं, तो आंसर बनेगा राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बताइए इसमें सही वर्तनी वाले कौन है शब्द? तो आंसर बनेगा सुर्प खाना, सुर्पना, सुर्पना खा। करेक्ट आंसर ये बनेगा सुर्पना खा। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें बताइए। तो आप देखेंगे सत्तावादी जो है वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी कौन है? बताइए नाम मात्र के लिए कौन है? तो वो है, नाम मात्र है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ए बनेगा नाम मात्र। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो आपको पता है ग्राम पंचायत गठन, तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में दिया गया है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रवास सेवा की शुरुआत किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला देखिएगा तो 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए हैं। बताइए। तो करेक्ट आंसर आपको बनेगा क्या? 11वां जो मूल कर्तव्य है यह 86वें संविधान संशोधन कब 2002 में जोड़ा गया। और कितने साल के बच्चे के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यह जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब संसद का हिस्सा होता है यह, है ना, तो करेक्ट आंसर बी बनेगा यहाँ पे। आर्टिकल 79 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 79 के तहत होता है कि संघ के लिए एक क्या हो? संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदनों के द्वारा मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर हस्ताक्षर करके उसको कानून बना देते हैं। अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया कि जब सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 में बोला गया है। अनुच्छेद 85 में क्या बोला गया? 85 में इसके अंतर्गत जो है सत्र का आहूत और सत्रावसान का अधिसूचना जारी करते हैं कौन? राष्ट्रपति जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंतर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम लोग जानते हैं जीएनपी के रूप में। करेक्ट आंसर सी होगा, जीएनपी के रूप में जानते हैं, सीमा पर आर्थिक गतिविधियां। अगला देखिएगा कि व्यवसायिक बैंकों का आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए क्या है मुख्य स्रोत इसका? तो इसका मुख्य स्रोत है ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित व्यय। करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, तो बोल रहा है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा गलत है इसमें? तो करेक्ट आंसर बनेगा, देखिए पहले कि 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ये बात सही है, 1942 में चलाए थे। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह वो चलाए थे 1917 में। महात्मा गांधी का जन्म 1969 पोरबंदर में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्होंने 1930 में दांडी मार्च नामक नेतृत्व किया था, ये भी बात सही है, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी। ये गलत है,
कब शुरू किए थे? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए कौन थी? एनी बेसेंट थी। आंसर सी बनेगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वर्ष 1916 में होम रूल लीग के गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट आयरलैंड के निवासी थी। 1907 से लेकर 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान रही थी। कौन? एनी बेसेंट। मित्र मेला, मित्र मेला डैश के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। किसके द्वारा स्थापित था? तो विनायक सावरकर के द्वारा स्थापित था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन है, बीडी सावरकर बोल सकते हैं। द इंडियन वॉर फॉर डिपेंडेंस पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 1857 के सैनिक विद्रोह में बीडी सावरकर द्वारा स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा गया था। देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल के फांसी में दिया गया था। मुजफ्फरपुर जेल में जो है उनको फांसी दी गई थी। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत को 1868 में। अगला क्या है? सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आंसर ये बनेगा 1899 से लेकर 1905 तक यह था। बंगाल विभाजन लागू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तो 11 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में किया गया, लागू 1912 में हो गया। बंगाल जो है विभाजन के विरोध में स्वदेश आंदोलन चलाए गए। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 88 के समय कांग्रेस का स्थापना होता है उसी के समय में। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या फिर आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो वह है दिल्ली मुंबई। आंसर सी बनेगा, दिल्ली और मुंबई। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बताइए। तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के कैद के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था और बैसाखी पूर्णिमा के कारण जो भीड़ काफ़ी बढ़ गई और मार्शल लॉ लागू होने के कारण जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अब तो ऐसे आप बता सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट जानते ही हैं आपको कि सरकार की चमचा होती है हमेशा, तो मात्र 379 लोगों को बताया कि इतने मारे गए हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए, जबकि प्रत्यक्षदर्शी से देखा जाए तो कम से कम 1000 बताए गए हैं, है ना, कम से कम। अगला देखिए क्या दिया हुआ, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4, ये बन क्या रहा है इससे? इस हमारा रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बन रहा है वो क्या है? 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4 में Mn आपको मैग्नीज किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया को दर्शाता है? यह दर्शा रहा है आपको ऑक्सीकरण के रूप में। कैसा दिखा रहा है? ऑक्सीकरण के रूप में, यानी एक तरह से बोल सकते हैं क्या, अपचयन में दिखा रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या अपचयन में दिखा रहा है? नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ऑक्सीकरण में दिखा रहा है ना, अपचयन में नहीं बल्कि ऑक्सीकरण में दिखा रहा है। अवकरण में हो जाता ना कि हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती, लेकिन हमें मैग्नीज के लिए बोला गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या, H2S में कौन सा बंध है? बताइए H2S में कौन सा बंध है? तो H2S में सहसंयोजक बंधक है। कैसा है? सहसंयोजक है H2S में। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सा गैस निकलती है? कौन सी गैस मिलती है? तो C2H2 मिलती है। कौन सी मिलती है? C2H2। एसिटिलीन गैस मिलती है।
तांबे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है? बताइए तांबे का अयस्क कौन सा है? तो तांबे का अयस्क है, बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा बी, मैलेकाइट। कौन है? मैलेकाइट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या कि एक तत्व एक्स की द्रव्यमान संख्या 37 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है। तो इसमें परमाणु की संख्या या फिर कई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभी तो एक ही होते हैं ना। तो आपके पास क्या दे रखा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। मीन्स कहने का मतलब हमारा एक्स, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान दिखाया जाता है, द्रव्यमान 37 है, ठीक है। यहाँ पे परमाणु लिखा जाता है, ठीक है। परमाणु हमारे पास नहीं दिया है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही तो न्यूट्रॉन होता है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है, यानी कि क्या कहेंगे हम कि जो 37 में से ये एक्स हम घटाएंगे, कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू रख किया, तो कितना आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं, है ना। तो ये 20 आके इधर घट जाएंगे, एक्स उधर प्लस में, तो 20 घटा दीजिए, इधर एक्स आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 और 1, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है परमाणु में? तो 17। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। मतलब वो हमारा धातु कैसा होगा? धातु या अधातु होगा? तो हमारा क्लोरीन होगा ना, 17 वैल्यू उसी की होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगा। नेक्स्ट देखिए कि क्या क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलय मिलाया जाता है? बताइए क्या होता है? तब होता है ना कि सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है बताना आपको। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर डी होगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या है? CH3COOH। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, 2 कार्बन परमाणु है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं करता है बताइए? अपाचयक आंसर बनेगा ये, अपाचयक जो है नहीं करता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इन कोशिका को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। कह रहा है एक बस के द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में हमें बतानी होगी। तो किलोमीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे? इस टाइम जो दिया हमारा सेकेंड मिनट में, इसे हम लोग आवर में बदल लेंगे, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटा में आ गया। यह भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम निकाल देंगे दूरी को किलोमीटर में। तो आपको पता है क्या कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दे रखा है आपके पास 69 गुने 55/60। काटिए इसको, 5 से 12 टाइम में, 5 से 11 टाइम में, और कटेगा क्या? 3 से काटिए, 3 से 4 टाइम में, 3 से 2 और 3, 23 टाइम में। अब क्या 23 और 11 बच गया, बट्टे में 4, गुणा करके इसे डिवाइड करिए, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? गुणा करके डिवाइड करिएगा तो 63.25। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएंगे। क्या अगला बोल रहा है कि 185 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 95 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 40% का लाभ हो? तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले 185, उसे 95 किलोमीटर, आइए यहाँ पे 95 किलो वाला, 185 वाला है, इसे 95 के किस्म के साथ मिलाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यदि मिश्रण का जो हमारे पास विक्रय मूल्य है 140 रुपये है, 140 को 140 से डिवाइड करेंगे तो 1 गुने 100, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 85 आएगा, और ये 5, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:7, 1:17 ना होगा, ठीक है। तो आइए, हमें रेशियो ही तो बतानी थी 40% पे, तो 40% पे हमने निकाला था ना लाभ जो हो रहा था, तो हमने बताया ना 140/140 गुने 100,
तो 140 का तो जो 100 आया वो हमारा क्रैमुल था, तो यानी रेशियो हमारा कितना आ गया 1:17। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि 16 बल्बों का विक्रयमूल्य दिया है 24 बल्बों के क्रयमूल्य के बराबर तो हमें लाभ प्रतिशत। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए क्या करेगा कि 16 बल्बों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर 24 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं ना कि एसपी बाई सीपी मतलब सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस 24/16। तो आपको देखिए प्रॉफिट 24 रुपए का हो रहा है, खरीद रहे हैं आप कितने 16 रुपए के, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितना 8 रुपया का। किस पे हुआ, तो हमारे क्रय मूल्य 16 पे, कितना पे 100% पे, 8 दूना 16 2 से 50, यानी परसेंटेज कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें 50% का। तो राइट आंसर डी बनेगा। अब ये देखिए ये आप तो खुद सिंप्लीफिकेशन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसे बनाइए। ठीक है, पहले तो हमें वर्क करना होगा किसका, तो जो स्मॉल ब्रैकेट वाले होंगे उसे पहले वर्क करना होगा, है ना। उसके बाद जो आएगा उसको इससे मल्टीपल कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें घटा देंगे, अब जो आएगा उसे डिवाइड कर देंगे इससे, और फिर जो लास्ट टर्म आएगा उसको बस घटा देंगे इससे। करेक्ट आंसर बन जाएगी आपकी। तो राइट आंसर आपका बता देते हैं कितनी आ जाएगी, 2 सही 21/38। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगी, है ना। नेक्स्ट बोल क्या रहा है आपका, दिया हुआ व्यंजक, ठीक है, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे दिया है, वैसे 178 कॉट 179 तक जाती है का मान आपको बताना होगा कितना होगा। तो 179 तक का वैल्यू कितना होगा पता है ना आपको। देखिए आप 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 जैसे जा रहे हैं, अब आप इधर से जाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, ये तो सही है आपका। इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं और 178 179, और आपको पता है कि कॉट 90 का वैल्यू होता कितना है, कॉट 90 का वैल्यू, तो कॉट 90 का वैल्यू 0, तो कॉट 90 के इधर और इधर आप देखेंगे तो इसका इन्वर्स होगा, तो आपको पता ही है सब 90 90 कट जाएंगे, और इधर इन्वर्स होगा तो ये भी 90 90 होके सभी कट जाएंगे, यानी आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास, सभी कट ही जाएंगे, तो बच क्या जाएंगे 0 बच जाएंगे, आंसर ही बन जाएगा। कह रहा है क्या कि एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है, ठीक है, 5% लाभ कमाने के लिए इस पर प्रतिशत छूट कितना पे बेचना होगा, आपको ये बताना होगा। तो देखिए हमने खरीदा 100 रुपया में, अभी आपको 25% हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं, तो यानी 125 पे दे रहे हैं। और फिर हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे पहले देखिए एक मोबाइल जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, सपोज करें यहाँ पे हम क्रय मूल्य 100 रुपये है मेरा, ठीक है, हमने इससे ज़्यादा कर दिया कितना 125 अंकित मूल्य। अब जो हम बेच रहे हैं उसे कितना पे बेच रहे हैं, अंकित करता है 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देना पड़ेगा, 5% का लाभ कमाना है, ठीक है, तो 5% इसी पे ना लाभ कमाएगा क्योंकि ये इसका सीपी है, तो इस पे लाभ कमाएगा मतलब 105 रुपये में बेचेगा वो, है ना। ये हमारा एसपी हो गया और ये तो एमआरपी हो गया, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो ये जो है हमारा 125 से बेच रहा है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है बताइएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कितना इंक्रीज हो रहा है 20, तो इसी ना 20 पे निकाल देंगे हम लोग कितना 125 गुन्ने 100 कर देंगे, निकालिए, काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 25 और 5 से काटिए 4 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा 16% की हमें क्या हो जाएगी छूट देनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। एक्स का वैल्यू ए है, वाई का वैल्यू बी है, तो ग्राफ किस बिंदु पर जो है परस्पर काटेंगे ये आपको बतानी होगी। तो देखिए इसके लिए परस्पर आपको एक ग्राफ तैयार करना होगा और वहां से आपको हम दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे एक हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है, आपको पता है यार 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। यदि हम एक्स की वैल्यू ए ले लेते, सपोज करिए हमारा ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वाई का वैल्यू हमारे पास बी आ गया, तो आप ऐसे, और ये जो ऐसे करेगा तो ये कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, यहीं पे ना काट रहे हैं, तो ये बनेंगे ए एंड बी, बनेंगे ना। तो क्या आंसर बनेगा इसका, जो काटेगा वहाँ पॉइंट बनेगा ए एंड बी, क्योंकि ए बी दोनों पॉजिटिव है, यानी आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। अगला देखिए, एक समानांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया है 25 और -52,
यदि श्रृंखला का 12 पद है तो योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है ना। तो चलिए बनाते हैं। एस एन इक्वल होता है आपका, एस एन इक्वल n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो आइए एन का भी वैल्यू दिया है 12वां, ठीक है, टू ए का वैल्यू दिया हुआ 25 और इसका वैल्यू दिया है -52। काटिए, ये कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 52 घटा दीजिएगा तो -27, गुणा कीजिएगा तो -162 आ जाएगी, आएगी ना। तो हमारा योग कितना निकल गया, 162। तो करेक्ट आंसर ओ भी तो माइनस में आया है, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए। कह रहा है क्या, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था? कौन सा चलाया गया था? तो वह स्वदेशी आंदोलन था, आंसर सी बनेगा। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होता है? 19 जुलाई 1905 को होता है। बंगाल विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारियों के द्वारा मनाया गया, 16 अक्टूबर को 1905 में। अगला क्या है, भीतर गांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? बताइए किस काल का है? तो गुप्त काल का है, आंसर सी बनेगा गुप्त काल। गुप्त काल बता दें आपको कि मूर्ति कला का संबंध जो है धार्मिक तथा लौकिक विषयों से था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है, यह स्टेडियम किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? तो यह ओडिशा राज्य में है, आंसर सी बनेगा। है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है जीतू। क्या नाम है? जीतू। और जो तीसरा कहाँ पे होगा? तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु जो है स्वैप डियर मतलब 12 सिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? 2020 में। कहाँ पे हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था सबसे पहला। दूसरा 2022 में कहाँ पे? बेंगलुरु में हुआ था। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में शुरू किया गया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी बताइए। तो यह राष्ट्रीय पार्टी है, आंसर बी बनेगा। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है 23 मार्च 2024 के निर्वाचन आयोग रिपोर्ट के तहत। अगला देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए तो आपको पता होना चाहिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का उल्लेख। अनुच्छेद 80 में क्या है? वो राज्यसभा का गठन। और 81 में क्या है? लोकसभा का गठन। 84 में क्या है? संसद द्वारा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है 84 में। और राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है? कौन सा है बताइए। तो वह है 7वीं अनुसूची, आंसर बनेगा डी, 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती है। 9वीं सूची में जो है भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय शामिल है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायत की शक्ति है, प्राधिकरण व जिम्मेदारी से संबंधित जो है कितना विषय है? 29 विषय है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ये पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है क्या कि हमारा सूची 1 और 2 दिया गया है जो सुमिलित करना है ना। वही सूची 1 और 2 को हम लोग सुमिलित करते हैं। हमारे पास पहला सूची क्या है? संविधान में संशोधन और विषय वस्तु है दिया, ठीक है। तो आपको सब देखना होगा, 4 के चारों। देखिए कह रहा है क्या, पहला
कि संविधान मतलब 69वां संविधान संशोधन जो अधिनियम कब हुआ था? 1991 में। ये कैसा विषय था? यह विषय था, आपको बता दें, यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने के लिए था। अगला क्या है? मतलब 1 का 5 सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, संविधान मतलब 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित 1994 में। इसका मतलब है कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1 होगा, इसमें बी लिख सकते हैं आप। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है, इसमें जस्ट ये कहा गया 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की स्वीकारना, है ना। संविधान मतलब 83वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें बोला गया है ना कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति हेतु कोई भी आरक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आप तो बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका गांव या फिर अन्य स्थानों पर पंचायतों का गठन, ये किसी में नहीं होगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका ये रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं, 1 का 5, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2 है। देखिए कौन सा ऐसा फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है? तो राइट आंसर आपका ए ही कर रहा है ना। अगला देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संकलित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ग्राम विकास मंत्रालय, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर सी, राजस्व के बराबर व्यय होता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा सही है? तो लाइमस्टोन, जो कहाँ पे है? कैमूर में। करेक्ट आंसर है। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। यह कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी बनेगा। कौन जो है पहला संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? साइनोबैक्टीरिया। कौन था? साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट आंसर ये बनेगा। वह स्थिति जिसमें रक्त कणुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती क्या है, बताइए। वह कहलाती है ल्यूकीमिया। करेक्ट आंसर बनेगा सी, ल्यूकीमिया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन्स। कौन देता है? साइटोकाइनिन्स। करेक्ट आंसर सी बनेगा। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है ग्लाइकोजेन। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेन। आलोखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमिलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। कैल्सीफेरोल किससे है? यहाँ पे देखिएगा तो राइबोफ्लोविन बेरी से होता है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है और बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से होता है, थाइमीन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। तो देखिए, विटामिन B1 का नाम थाइमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7 का बायोटिन या फिर विटामिन BH भी बोल सकते हैं, विटामिन H भी बोल सकते हैं, उसे बायोटिन कहते हैं। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक श्वसन विकार का उदाहरण है? कौन है, बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, सिलिकाम्यता। करेक्ट आंसर बी बनेगा। इनमें कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? पुष्प का मादा जनन अंग है, कौन है? स्त्री केसर। आंसर करेक्ट ए बनेगा। है कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया
के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? कौन है? तो वह है भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। करेक्ट आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का कौन सा भाग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग है? वह है छोटी आंत। करेक्ट आंसर आपका ए बनेगा, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में सबसे अंतिम क्रिया में पाचन होता है। कह रहा है क्या अगला कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया है 1/3 अनुपात 1/5 1/6 अनुपात में। यदि परिमाप 147 है तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी? तो सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगी आपकी? इसमें हमें बतानी है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। 356 है ना। 356 का आप क्या कर सकते हैं? 30 एलसीएम ले सकते हैं, यानी 10 टाइम्स, और इसका करिएगा तो 6, और इसका करेंगे तो हम लोग 5 टाइम्स, यानी कितना आ गया? 10, 6 और 5 हमारा क्या आ गया? इसका भुजा आ गया हमारा एक तरह से, है ना। तो आप देखेंगे जो हमारा ये भुजा आ गया 10, 6, 5, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? 3 गुने भुजा, यानी इस टोटल का सम हमारा जो है दे रखा है इतना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11, 10, 21 इक्वल कितना? 147। इसे काट सकते हैं क्या? 7 टाइम्स में, बिल्कुल। यानी एक यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है? सबसे छोटी ये 5 वाली। 7 × 5 = 35, यानी आंसर क्या हो जाएगी हमारी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि विकर्ण आपके पास देख रखा है तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? तो एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है क्या पता है आपको? डायगोनल का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब सीधे विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं आप। ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो आपका डायगोनल इतना दिया, इसका होल स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। तो होल स्क्वायर कौन सा होगा बताइएगा? a+b का होल स्क्वायर। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे आप ऐसा ही ना लिखेगा कि a² + b² + 2ab बाई 2 लिखेंगे हम लोग, है ना। 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम कॉमन कर लेंगे इसको 2 यहाँ से, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा नहीं, उसको 2 से 2 कैंसिल ना करके हमें क्या लिखना होगा? हाफ ऑफ a² + b² * प्लस ab लिखना होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आ गया? राइट आंसर बी आ गया ना। ये क्या रहा क्या कि ए बी सी अचर और शून्य नहीं है, तो बताएं कि ax = -2b ± √4b² + ac निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल होगा? तो किसका हल होगा बता दीजिए यहाँ पे। तो यह जो हल होगा ये आपको बता देते हैं। ये जो आप इक्वेशन रखिए ax² + 4bx - c = 0, ये इसी का होगा। क्यों? क्योंकि आप यदि ए का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे ए है, बी का वैल्यू हमारा क्या है? बी का वैल्यू यहाँ पे हमारा 4b है, और सी का वैल्यू क्या है? तो माइनस में सी है, ठीक है ना, माइनस में सी। यदि आप इसे रखेंगे, बनाएंगे क्या, इसका रूट वैल्यू रखिए कैसे, तो -b ± √b² - 4ac होता है ना, फॉर्मूला बाई 2a होता है। बस इस पे आपको फॉर्मूला पे रखना है, और इसे फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यदि संतुष्ट हो रहा है तो बिल्कुल करेक्ट बोलना है, नहीं तो नहीं बताना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आप रख के देखिएगा इसको तो पूरी संतुष्ट करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति जो है कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने गंतव्य तक पहुंचता है, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में कुल लगा समय। तो आइए यहाँ पे लगा निकालते हैं हम लोग। कितना है? तो 600 + 100 700, और 50 था, तो टोटल हो जाएगा कितना? 750 लिख दीजिए। और नीचे कितना हो जाएगा? 600 बट्टे 50, फिर 100 बट्टे, यहाँ पे लिख ही देते हैं, 600 बट्टे 50 + 100 बट्टे 100 + 50 बट्टे 25 होगा ना।
तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको काटिए 12, यानी 750 प्लस यहाँ 12, और इसे काटिएगा तो एक टाइम में, और इसे काटिएगा तो 25 दूना 2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा टोटल 15, यानी 750 बट्टे कितने आ जाएंगे 15, 15×75, यानी कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया ड्यूरेशन, कि प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसके कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताना ए, फिर बी नहीं है, सी है क्या नहीं, डी है ना, ऐसे लिखना है। इसमें पूरे आपको लिखना है जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है उसी क्रम में पहले लिख देना है, उसमें देखना है कि कौन कौन सा जो है हमारा स्थान नहीं अपवर्तित हुआ है, तो वो काउंट करके आपको बता देना है। तो आपको बता दे इसमें टोटल यहाँ पे करके ही दिखा देते हैं आपको। ये पहले लिखिए, पहले क्या हो जाएगा आपका ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा आई, फिर एन ओ आर टी और यू। तो आप देखेंगे क्या इसमें कौन कौन सा चेंज हुआ है, तो सेकेंड तक कोई चेंज नहीं, थर्ड में भी कोई चेंज नहीं, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें हाँ इसमें भी नहीं, फिर इसमें भी। मतलब इसमें हमारा क्या आया है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब कि कहने का मतलब कोई भी नहीं आया है, मतलब रिपीटेड। यहाँ डी है तो यहाँ फर्स्ट में डी ऐसा नहीं आया है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कोई का भी नहीं हुआ, तो आंसर ए बन जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है जी का वैल्यू माइनस ए का वैल्यू गुना और डी का वैल्यू डिवाइड बी का वैल्यू प्लस। तो आपको समीकरण दे रखा है, यहाँ पे रख दीजिए, इसका वैल्यू गुना है, जी का वैल्यू माइनस है, और डी का वैल्यू डिवाइड है, और बी का वैल्यू प्लस है, बस बना दीजिए इसे। तो इसका हो जाएगा 20, और 20 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, पहले तो इसे 20 कर दीजिए, माइनस में 20 84 हो जाएगी, और प्लस में आपका रहेगा 17। इस दोनों को ऐड करके 20 घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 81, बी राइट आंसर होगा। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है ना, तो इसमें कौन सा फॉलो करेगा बता दीजिए। यहाँ पे ऐसे आएगा ना पहले, तो ये कौन सा है, सभी में दिया है, ठीक है। और भी देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर डी फॉलो कर रहा है ना पूरी तरह से, तो राइट आंसर डी बनेगा। बंगाल की खाड़ी, क्या बोला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है, तो यह दिखाता है मैंग्रोव वन का। कैसे दिखाता है, मैंग्रोव वन को दिखाता है। गोविंद सागर, गोविंद सागर बांध या फिर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है, तो यह किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। किस में है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पे बना गया है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील में से एक है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो है रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत झील है, जो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कैसा, तो मानव निर्मित है ना। सांभर झील जो है, पिछौला झील, जयसंबंध झील और डिंडवाना झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। गुजरात में सुंदरवन झील है। रोपड़ झील, कांजली झील सब कहाँ पे है, यह सब पंजाब में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। अगला है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो आइए हम लोग तुलना करते हैं। पहला देखते क्या है कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। बात तो सही बोला गया है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक जो है खड़ा होता है, ये भी बात सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण करती है, नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या बना हमारा ए, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, किसका सबसे कम है, तो आप देखेंगे शनि का सबसे कम है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे डी राइट आंसर। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, बताइए। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो आंसर क्या बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी।
निक्षालन किसके द्वारा होता है? निक्षालन के द्वारा। उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच की सीमा का काम करता है? वो कौन सा जलडमरू मध्य है? तो वह है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। आंसर बी बनेगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को। आंसर बी बनेगा यहाँ पे। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किनके जयंती पे मनाते हैं? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पे 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ध्यानचंद ने गोल पुस्तक लिखी जो उनकी आत्मकथा है। राष्ट्रीय खेल दिवस की पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में नागरिक सूक्ष्म दिवस जो है 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कह रहा है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी कौन है? तो मैजिक सिटी वो है मोंटे कार्लो। कौन है? मैजिक सिटी मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मोंटे कार्लो जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। आप मोंटे कार्लो जो ब्रांड समझ रहे हैं वो नहीं, ये एक सिटी है जो यूरोपीय महाद्वीप में है। मोंटे कार्लो शहर की पूरी दुनिया में जो कसिनो, जुआ खेलने की अड्डों के लिए यह जाना जाता है। स्कॉटलैंड का जो है ग्लासगो शहर जलायन निर्माण और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 जीमैक्स 24 वर्तमान में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पे? यूकोसुका। यूकोसुका कहाँ पे है? जापान में है। यूकोसुका यह द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जो है 8वां संस्करण है। एशियाई विकास बैंक AL ने वर्ष 2023 के लिए भारत को कितना सॉवरेन ऋण जो है स्वीकृति किया है? तो कितना ऋण स्वीकृति किया है? आंसर बनेगा राइट आंसर बी, $2.6 बिलियन। 2.6 बिलियन डॉलर। ADB का स्थापना कब होता है? 1966 में, 19 दिसंबर 1966 का स्थापना होता है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर हुआ है बताइए? तो यह हुआ है वियना, ऑस्ट्रिया में। आंसर सी बनेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ पे किया जाएगा? बताइए कहाँ पे किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा अजरबैजान, बाकू में। करेक्ट आंसर आंसर सी बनेगा। COP28 तो संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में संपन्न हुआ, 2024 में अजरबैजान बाकू में। तो बताइए COP29 तक हमें पता हुआ। COP30 जो होगा वो कहाँ पे प्रस्तावित है? तो वो 2025 में होगा। कहाँ पर होगा? तो वो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है। अगला और लास्ट है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? वह कौन सा देश है? तो हमारा देश भारत है। 2014 से लेकर 24 तक 10 साल मतलब दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बनकर उभरा है। चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा है, उसके बाद भारत है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया। फिर मिलते हैं हम लोग शाम में नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए सेट प्रैक्टिस के साथ। और बीच में आपको एक महामैराथन कहिए नहीं, मतलब GK GS का एक डोज मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन का, सीधे GK GS। ओके, तो वो भी जल्दी ही प्रोवाइड होने वाली है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, बहुत प्रॉफिट मिलने वाली है आप लोग को, बिहार पुलिस या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं सामने।